हेलो एवरीवन। तो अब तक आपने देखा, हम लोगों ने सीख लिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ, और उसके बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा हुआ है ना, 5th चैप्टर में। तो 5 2 10, 10th चैप्टर में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी इजी, जितना इजी आपका वो था Gm/r² था ना, वो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वैसे ही आप लोगों का है KQ/r²। खत्म, G MQ और RR है ना। सो सब कुछ देखो सेम टू सेम है, पूरा का पूरा आप लोगों को रिलेट हो रहा होगा, बट यस कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे होंगे, उतना भी सिंपल नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब 3 लेक्चर और लगेंगे आज से। आज के लेक्चर में हम लोग ये खत्म करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और फिर अगले लेक्चर में गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पूरा डाइपोल मोमेंट डिस्कस करके चैप्टर को फाइनली ओवर करेंगे। तो चलिए छोड़िए वो सब बाद की बातें हैं, अभी आज की बातें आज हम लोग करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यूं बोलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको भी डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, और ये भी होती है हम लोगों की वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने लिया यहाँ पे एक +Q चार्ज। अब ये +Q चार्ज अपने आजू बाजू एक फील्ड बनाता है। कैसे बनाता है? रेडियली आउटवर्ड ऐसे फील्ड बनाता है, ऐसे अपने आजू बाजू एक फील्ड बनाता है +Q चार्ज। और अगर एक -Q चार्ज ले लूं तो वो अपने आजू बाजू इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड ऐसी फील्ड बनाता है। अपने आजू बाजू क्या करता है? फील्ड बनाता है। फील्ड मतलब क्या? अपना एक पूरा इफेक्ट बनाता है, और उस इफेक्ट में अगर कोई भी चीज आती है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। मतलब अगर यहाँ पे मैं किसी भी एक चार्ज को रख दूं तो उसके ऊपर क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी। ठीक है, और उस फोर्स के कारण रिपल्शन, अट्रैक्शन जो भी होना होगा वो होगा। तो ये होता है हम लोगों का कंसेप्ट कि जो चार्जेस होते हैं वो अपने आजू बाजू क्या बनाते हैं? फील्ड बनाते हैं। और उस फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसको डिफाइन किया गया। देखो कैसे डिफाइन किया गया, हमने लिया एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसका चार्ज लगभग 0 के इक्वल हो। ठीक है, हमने लिया एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? लिमिट Q टेंड्स टू 0। नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि इसका जो चार्ज है वो लगभग कितना है? 0 है। लिमिट Q टेंड्स टू 0, ऐसा चार्ज हमने Q0 लिया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का असली डेफिनेशन क्या है? कि ये अपना कोई भी फील्ड ना बना पाए। टेस्ट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो अपना कोई भी फील्ड ना बना पाए, जिसके कारण मतलब इसका कोई भी इफेक्ट ना हो। तो वैसा चार्ज हम लोगों ने लिया Q0, और जैसे हम लोगों ने Q0 को लिया तुरंत हमने देखा कि ये Q0 उस साइड भागने लगा। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक चार्ज है जिसकी फील्ड का फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उस फील्ड को डिफाइन किया गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज विच एक्सपीरियंसेस द फोर्स। मतलब जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उस चार्ज से डिवाइड कर दो, वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, ये यहाँ पे आप लोगों को दिया भी है मैथमेटिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वही आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे डायरेक्शन इसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है Q से लेके Q तक की जो लाइन है, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, वही इसकी डायरेक्शन होती है। यहाँ पे देखो ये लाइन है, तो ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा गया K Q1 Q2 बाय R², और यहाँ पे ऑलरेडी एक Q0 था, तो Q0 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई KQ बाय R²। एज सिंपल एज सिमिलर एज Gm/r²। जो चार्ज आप यहाँ पे रखोगे बस उसी के साथ रख दो। फोर्स क्या होता था? K Q1 Q2 बाय R² ना। अब की बार Q2 गायब हो गया, Q1 रह गया बस। Q2 बहुत क्यूट था तो उसको हम लोगों ने गायब कर दिया। अभी मैं आपसे पूछूं 2 कूलम का यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तो आप लोग देख सकते हो E इज इक्वल्स टू K मतलब 9 × 10⁹, Q मतलब इसका चार्ज डिवाइडेड बाय R², 5 का स्क्वायर 25, 9 दूनी 18, 18/25 × 10⁹। देख रहे हो कितना ज्यादा फील्ड है। वहीं आप अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत छोटी आती है ना। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर इतनी ज्यादा आने लगे तो हम लोग एक दूसरे की तरफ ऐसा अट्रैक्ट नहीं होने लगेंगे, है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब जैसे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते थे वैसे वैसे फोर्स घटती थी, वैसे यहाँ पर भी होगा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे E घटेगा। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहो कैसे डिपेंड करता है, ये E है और ये R है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, बहुत ही तेजी से ये घटता हुआ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप थोड़ा सा आप आर बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, थोड़ा सा और बढ़ाया बहुत तेजी से घटी, फिर आगे चल के आप ज़्यादा बढ़ाओगे कम कम घटेगी, क्योंकि आगे चल के वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है और E बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 कूलम के जस्ट अराउंड में, मतलब 2 कूलम पे जहां पे वो चार्ज रखा हुआ है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैं क्या पूछना चाहता हूँ, ये आपका 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है ना, तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये जरा बताओ मुझे, सोच के बताओ। अगर मैं यहीं पे इसका निकालना चाहूँ तो R यहाँ पे लगभग 0 हो जाएगा, और अगर R यहाँ पे 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। मतलब किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड अराउंड अ चार्ज। एक चार्ज के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है। आजू बाजू मतलब जस्ट वहीं पे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मतलब 2 मीटर आगे 1 मीटर आगे, वहां पर तो डिफाइंड है। जस्ट वहीं पे अगर हम लोग देखें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होती है। बताओ ना कितना आएगा? नॉट डिफाइंड, आंसर ही नहीं उसका। एनीथिंग बाय 0 इज नॉट इन्फिनिटी, एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी मतलब वो लोग बोलते हैं जिनको ज्यादा अच्छे से पता नहीं रहता है। इन्फिनिटी आप कब बोल सकते हो? जब मैं आपसे पूछ लूं 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 0.00000000। ऐसा बोल दूं तब आप बोल सकते हो इन्फिनिटी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे फिर 1/∞ 0 क्यों बोलते हो? छोड़ो, ये सब बहस चलती रहेगी। नॉट डिफाइंड यहाँ पे प्रॉपर आंसर होता है। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है वो, इन्फिनिटी थोड़ी ना होगा, है ना। इन्फिनिटी तब होगा जब 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड अराउंड एनी चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने इतना तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। नॉर्मल फॉर्मूला KQ/R², जिसका आप लोगों को निकालना है उसका आंसर तुरंत निकाल दो, ठीक है, इजिली आ जाएगा। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म दिखाने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, तो वो होता है KQ/R²। अब इसके बेसिस पे आपके टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो थोड़ा वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है पता नहीं वो इसी का है या फिर नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज दिस मच, साइड्स स्क्वायर ऑफ साइड। अच्छा, स्क्वायर के बारे में बोला गया, तो ये तो इसका नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, डायमेंशन, ये सब देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा वर्क डन का कंसेप्ट देखते हैं ना, फिर न्यूमेरिकल्स तो करते रहेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर इसका हम लोग यूनिट देखें तो ऑब्वियसली इसका न्यूटन है, यूनिट है न्यूटन पर कूलम। और अगर मैं आपसे इसका डायमेंशन पूछूं तो फोर्स का डायमेंशन होता है L1 m1 t-2 और चार्ज का डायमेंशन होता है I1 t1। तो इसका डायमेंशन आता है L1 m1 I-1 t-3। I समझते हो ना, I को कभी कभी लोग A भी लिखेंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो एम्पियर, है ना। तो कहीं कहीं पे A लिखा रहेगा तो बुरा मत मानना, A ही लिखा है एक्चुअली, तो मुझे भी यही लिखना चाहिए। ठीक है, A-1 t-3 ये होता है इसका डायमेंशन वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ मटेरियल मीडियम बोला है। मतलब अगर किसी मीडियम में हम लोग उसको डाल दें, किसको, चार्ज को, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है उसके बारे में यहाँ पे बोला है। बट उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर दिया है डाइलेक्ट्रिक के बारे में, बट फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं इसका वेक्टर फॉर्म आप लोगों को बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए देखते हैं अब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल है यार, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, E इक्वल टू होता है F/Q। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाय Q, ठीक है। Q वेक्टर है क्या, नहीं है,
तो ई का डायरेक्शन कहाँ होगा, जहाँ एफ का डायरेक्शन होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, ई का होगा। सपोज इसकी मैं बात करूँ तो ये आर डिस्टेंस पर है, इसका यूनिट वेक्टर हम लोग मान लेते हैं आर कैप, ठीक है। तो ई को हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, हाँ यही लिखेंगे, और यहाँ पे आर कैप। अब आर कैप है तो इसको हम लोग कैसा लिखते हैं, आर कैप है तो इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर आर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैग्नीट्यूड है तो ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय मॉड आर का क्यूब वेक्टर आर, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। तो यार ये चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है लास्ट लेक्चर में, है ना, ग्रेविटेशन के, सॉरी कूलम्स लॉ के, तो ज़्यादा भारी तो नहीं जाना चाहिए। के क्यू बाय मॉड आर का क्यूब हो गया और यहाँ पे वेक्टर आर, ठीक है। के क्यू बाय आर स्क्वायर था, आर कैप उसका डायरेक्शन था। किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना रहता है तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर देते हो, मैग्नीट्यूड इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूब हो गया और वेक्टर रह गया। तो ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म। कभी भी आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो साइन के साथ चार्ज को तब पुट करना जब वो वेक्टर फॉर्म में पूछा हो, ठीक है। मतलब पुट विथ साइन, कब पुट करोगे, साइन के साथ, जब वेक्टर फॉर्म में आपको पूछा हो। बाकी सारे केसेस में ऐसे ही लेके सॉल्व करोगे, ठीक है, ज़रूरत नहीं है बाकी सारे केसेस में, ओके। तो तब साइन के साथ आप पुट करोगे जब वेक्टर फॉर्म में आप लोगों को पूछा रहेगा। तो ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आप लोगों को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा भी फॉर्मूला बताता हूँ और फिर ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन मीडियम। अभी तक हम लोग कब की बात कर रहे थे, वैक्यूम की बात कर रहे थे। अगर किसी मीडियम में हम लोग डाल दें किसको, चार्ज को, और वहां पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें उस चार्ज की, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, एट अ डिस्टेंस आर, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम रखा हुआ है वाटर में, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है। तो इस केस में जो फोर्स ये फील करेगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये Q0 ले लेते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हमने Q0 सपोज रख दिया, ठीक है। और Q0 हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत छोटा होता है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। K क्या है, K को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके बारे में आप लोग डीप में अगले साल पढ़ोगे, अभी के लिए इतना समझ लो कि यह है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये क्यों आया है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट ये फ्री स्पेस है क्या, ये वैक्यूम है क्या, नहीं, ये तो एक मीडियम है, वाटर है। तो उसी को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लाया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं के। अब यहाँ पे आर कैप लगा के आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में लिखा है बट नो नीड, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा एफ बाय क्यू नॉट। तो ये देखो क्यू नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस क्यू नॉट से, इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, ऐसा बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका वाटर के केस में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, वाटर का जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसको यहाँ पे पुट करोगे और आंसर को लाओगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं एयर या वैक्यूम के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। क्यों, कैसे पता, देखो ना, एप्सिलॉन नॉट हम कब यूज करते हैं, वैक्यूम के लिए। मतलब एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट ही है, इसको बैलेंस करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत है नहीं है, तो के का वैल्यू 1 डाल दो, सिंपल। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई का जो असली फॉर्मूला है वो यही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलवेज जब भी क्वेश्चन आता है, हमेशा यार, हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जहां पे वैक्यूम की ही बात होगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को भूल जाते हैं। बट रियलिटी यही है, ठीक है, हार्श रियलिटी। या तो आप लोगों को चाहिए तो एप्सिलॉन यहाँ पे मीडियम का यूज करो, EM यूज करो आप लोग, है ना, एप्सिलॉन नॉट फॉर मीडियम। बट यहाँ पे आप लोग क्योंकि फ्री स्पेस के लिए यूज कर रहे हो परमिटिविटी, तो यहाँ पे आप लोगों को के लगाना जरूरी है ताकि वो बैलेंस करे, है ना। तो वाटर के केस में ये आएगा, और एयर या वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 होता है, तो एयर या वैक्यूम के लिए आंसर ये आता है। और यही तो हमारा F बाय क्यू है ना, समझ गए, आ गया अच्छे से। चलो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम भी आप लोगों को समझ में आ गया, वहां पे आप लोगों को यूज करना पड़ेगा इसका। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और वर्क डन का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे रिलेट करते हैं, और फिर क्वेश्चंस तो करने ही है। चलिए, अभी आप लोगों को बताना है यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसी फील्ड जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर जगह पर सेम हो, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं,
ठीक है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ आती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ऐसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सबका मैग्नीट्यूड, सबका डायरेक्शन सेम है। किसी भी पॉइंट की बात कर लो आप चाहे इस पॉइंट की बात कर लो, यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है, और डिस्टेंस भी सेम है। डिस्टेंस कौन बताता है? ये वेक्टर, वेक्टर का जो एरो का जो लेंथ है वही क्या बताता है आपको? डिस्टेंस। तो ये तो हर जगह पे सेम है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है। आप इस पॉइंट की बात करो तो वो भी ऐसा ही है, इस पॉइंट की बात करो वो भी ऐसा है, इस पॉइंट की बात करो वो भी ऐसा है। तो मतलब हर एक का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो दोनों का दोनों सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिसका या तो मैग्नीट्यूड ना सेम हो या तो डायरेक्शन ना सेम हो, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे आप लोगों को चार्ज के बारे में दिया, जैसे मैं प्लस क्यू चार्ज रख दूँ तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक फील्ड लाइन यहाँ पे, इसको एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, थोड़ी देर बाद आएगा ये कंसेप्ट। तो ये देखो डायरेक्शन सबका अलग अलग है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट दिया आप लोगों को वर्क डन का। फिलहाल ये आप लोगों को समझ में आया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम हो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई एक भी डिफरेंट हो जाए, या तो डायरेक्शन ले लो या तो मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। कोई भी डिफरेंट हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिएगा ये कंसेप्ट। सपोज यहाँ पे आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, यहाँ पे एक प्लस है और एक पर है पूरा माइनस चार्ज। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पूरी जगह पर प्लस चार्ज भरा हुआ है, और माइनस का मतलब यहाँ पे पूरी जगह पर माइनस चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, और यहाँ पे आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज। अब इस प्लस क्यू चार्ज के साथ क्या होगा कि ये जो प्लस वाले होंगे वो इसको रिपल करेंगे और माइनस वाले उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये चार्ज यहाँ से वहाँ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्कडन होगा। तो वर्कडन तो यार हम लोग बचपन से जानते हैं, हमने 3 महान फॉर्मूले पढ़े हैं, W इज इक्वल्स टू वी क्यू, V इज इक्वल्स टू आई आर, Q इज इक्वल्स टू आई टी। मतलब वर्कडन जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो मान लेते हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया है V, ठीक है, V ही दिया हुआ है। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं V है, ठीक है। सो W इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? V Q। बट यार हम लोग एक और चीज जानते हैं कि जो वर्कडन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो यार प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी और ये डिस्टेंस d कवर कर रहा है, तो मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। मतलब दोनों ही वर्कडन यहाँ पे सेम होने वाले हैं। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। अब दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब जो वी क्यू है वो एफ डी के इक्वल रहना चाहिए, राइट। अच्छा, d को यहाँ ले लो तो v बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? f बाई क्यू हो जाएगा। इसको मैं जरा ऐसा लिख लेता हूँ, f बाई क्यू इज इक्वल टू v बाई डी। अब फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है? यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द गैप बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। और इसके यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कई सारा फॉर्मूला देख लिया, जरा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला फॉर्मूला तो हमने देखा F बाई क्यू, दूसरा फॉर्मूला हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट K और Q बाय R स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हमने अभी देखा V बाई डी। तो इसके बेसिस पे आपको छोटा सा न्यूमेरिकल दिया कि 20 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और 1.25 मिलीमीटर का यहाँ पे गैप है। तो आप पता करो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इलेक्ट्रोड्स मतलब प्लेट्स टाइप, मतलब एक साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, रॉड टाइप में ऐसा होता है ना। अगले साल आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझोगे उसको। तो E इज इक्वल्स टू V कितना है 20 और वो कितना है 1.25 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.25। तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं और कहीं कहीं पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर गैप बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, अगर यहां से हम लोग डायमेंशन निकालना चाहें तो क्या यहां से भी वही डायमेंशन आएगा जो पहले आया था? पहले देखो हमारा डायमेंशन आया था L1 M1 T-3 और A-1 और यूनिट थी न्यूटन पर कूलम। अब की बार हमारा है वोल्ट पर मीटर, यूनिट हमारा वोल्ट पर मीटर है। क्या अब की बार भी वही आ पाएगा? देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं।
ठीक है। अच्छा कैसे निकालते हैं इसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन पता है? नहीं पता है। कैसे निकालोगे? यहां से W इज इक्वल टू वी क्यू होता है ना, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई क्यू, और Q क्या होता है? IT, तो W बाई IT। W का डायमेंशन, वर्क डन का डायमेंशन हम जानते हैं कितना होता है? L2m1t-2 और I1 T1, ये तो अलग हो गया है ना, A1 लिख देता हूँ चलो एम्पियर में। तो T1 जब ऊपर जाएगा तो देखो V का डायमेंशन आ गया L2m1t-3 और A-1, और नीचे डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ। लेंथ मतलब कितना? 1। तो ये 1 जब ऊपर जाके माइनस होगा तो देखो आ गया L1m1t-3 A-1। वाह, तो डायमेंशन तो वही आ गया। अरे भाई, डायमेंशन चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी फॉर्मूला तभी करेक्ट होता है जब उसका डायमेंशनली दोनों एक दूसरे को मैच होते हैं। तो भाई ये फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो डायमेंशन तो सेम ही होंगे ना, ठीक है, तो वही आना था। अच्छा, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे ये यूनिट का क्या खेल है? यूनिट को भी खेल देते चलो। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज। वर्क डन किस में होता है? जूल में, और ये चार्ज किस में? कूलम में, और ये मीटर। जूल क्या होता है? जूल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जूल होता है न्यूटन मीटर। जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर, है ना। जूल मतलब क्या? वर्क डन। वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। अब देखो मीटर मीटर कैंसल, न्यूटन पर कूलम। यही तो पहले भी इसका यूनिट था, यही तो अब भी यूनिट है, खाली आप लोगों को थोड़ा सा छलावा दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली आप लोगों से ऐसे सब डाउट्स आते हैं, बट ऐसे डाउट्स रखने का नहीं, ठीक है, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा अलग है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये कब यूज करोगे? जब किसी मीडियम में रखा हुआ होगा कोई चीज, मतलब चार्ज मीडियम में रखा हुआ होगा तो उसकी जो फील्ड होगी वो आप लोग ऐसे कैलकुलेट करोगे, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, चलेगा। ये आप लोग कब यूज करोगे? जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस दिया रहेगा। ये आप कब यूज करोगे? हमेशा 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 हमेशा, जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा आप यही यूज करोगे, ठीक है। तो यहां तक था हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उनको खटाखट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जितने आपके टेक्स्ट बुक में पहले वो करते हैं, फिर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस बताता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए, अ चार्ज ऑफ 100 कूलम इज प्लेस्ड, फाइंड इट्स इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4000 किलोमीटर। इसका आंसर जरा कैलकुलेट करो, इससे आप लोगों को एक कंसेप्ट भी समझ में आएगा, तो बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको आप लोग। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? इलेक्ट्रिक करंट भारी तो नहीं आ रहा है, वरना फेल देता हूं आपको 440 वोल्ट का। देखो भारी कुछ भी नहीं, अब तक बहुत सिंपल गया होगा, कुछ भी तो था नहीं अभी तक। कूलम्स लॉ आपने एक पढ़ा, वही इंपॉर्टेंट था, और आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी F/Q वही इंपॉर्टेंट था, बस कुछ आपने समझ लो पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर भी आपका मतलब जान निकला जा रहा है कि यार कितना कुछ पढ़ा दिया, कुछ भी। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होता है? F/Q। F/Q छोड़ो, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, KQ/R²। K कितना होता है? 9 × 10⁹। Q कितना दिया है? 100 कूलम, 100 मतलब 10⁻²। R कितना दिया है? 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर मतलब 4000 × 10⁻³ मीटर, मतलब 4 × 10⁻³ × 10⁻³ मीटर, मतलब 4 × 10⁻6 मीटर। तो 4000 किलोमीटर मतलब 4 × 10⁻6 मीटर। तो 4 × 10⁻6 का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो E इज इक्वल्स टू देखो आएगा 9 × 10⁻11 अपॉन 16 × 10⁻12। तो E इज इक्वल्स टू देखो आएगा 9/16 × 10⁻−1। 11 - 12 -1 हो जाएगा। 9/16 मतलब ये आप लोगों का नियरली 0.5 16 5 80 16 6 96 0.56 × 10⁻−1 मतलब 0.05 न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको राउंड फिगर कर लो तो 0.06 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। अब देखो एक 100 कूलम का चार्ज था, उसको मैंने यहाँ पे रखा था भाई 4000 किलोमीटर दूर, समझ रहे हो? किसी का गांव भी इतना दूर नहीं होगा 4000 किलोमीटर। 2 बार मतलब गांव जाके गांव से वापस आ जाओगे तो 4000 किलोमीटर पूरा होगा। उतना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है कितना? 0.06 न्यूटन पर कूलम। मतलब लगभग आप बोल सकते हो यहाँ से लेकर श्रीलंका तक। अगर मैं यहाँ पे 100 कूलम का चार्ज रख दूँ, इसका इफेक्ट श्रीलंका तक होगा।
वो लोग रखेंगे अगर एक टेस्ट चार्ज तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, सॉरी इतना इंटेंसिटी से वो इफेक्ट होगा। तो कंसेप्ट यही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है। ये तो मैंने 4000 किलोमीटर दिया, अगर आप इन्फिनिटी भी लेते ना तो भी आंसर 0.00000 समथिंग आता, जीरो नहीं आता, कुछ तो आता। मतलब अगर कोई भी चार्ज आप ले रहे हो तो उसका फील्ड जरूर होगा और इन्फिनिटी तक होगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे जाके रुक जाएगा। 4000 किलोमीटर, समझ रहे हो। वैसे मैंने चार्ज भी थोड़ा ज्यादा लिया था। अगर मैं इसको 1 माइक्रो कूलम ले लेता या फिर 1 मिली कूलम ले लेता तो अलग केस आता है ना। फिलहाल आप लोगों को यही बताना था कि जो इफेक्ट है इसका वो इन्फिनिटी तक जाता है। तो भाई ये तो एक चार्ज का था, यहाँ पे एक चार्ज रखा, इतने डिस्टेंस पे पूछा और निकाल लिया। 2-3 चार्ज आ जाए तब तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। जैसे भी फोर्स में किया वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में करना है। चलिए जैसे मैं आपको बोल दूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पे रखा है एक 2 कूलम का चार्ज, यहाँ पे रखा है एक 3 कूलम का चार्ज, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2 और मैं आपसे पूछूं पॉइंट सी पर फील्ड कितना होगा दोनों चार्ज के कारण, तो आप क्या करोगे, इससे जो फील्ड निकलेगा उसको निकालोगे, इससे जो फील्ड निकलेगा उसको निकालोगे और दोनों का कर दोगे वेक्टर सम। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, तो ई ऑन दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट है वहां पे, ड्यू टू सेकंड, ई ऑन दैट पॉइंट ड्यू टू थर्ड, ई ऑन दैट पॉइंट ड्यू टू फोर्थ, है ना। ऐसा ऐसा क्या करो, सबका वेक्टर सम कर दो, वेक्टोरियली सबको जोड़ दो, वेक्टर अलजेब्रा से सबको जोड़ दो, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ई नेट मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, मतलब पॉइंट सी पर अगर आपको निकालना है तो ए के कारण जो फील्ड बन रही है वो लो, बी के कारण जो फील्ड बन रही है वो लो। अगर दोनों के बीच का एंगल आपको पता है, नहीं पता है तो निकालो, और तो आप लोग निकाल लोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यार। अगर आपने चार्ज रखा है तो हर पॉइंट पे रहना ही है। अभी जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस रखे हुए, सपोज ये आपका स्फीयर है और यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस रखे हुए, मैं पूछ लूं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, निकालना पड़ेगा वेक्टर से, है ना। चलिए सो इसको रफ करते हैं और फिर अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यहाँ पे रखा हुआ है 10 माइक्रो कूलम का चार्ज। ठीक है, माइक्रो कूलम है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, हर एक पॉइंट पर रखा हुआ है 10 माइक्रो कूलम का चार्ज। यहाँ भी रखा है 10 माइक्रो कूलम का चार्ज, यहाँ भी रखा है 10 माइक्रो कूलम का, यहाँ भी रखा है 10 माइक्रो कूलम का, सब कुछ प्लस 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 है। ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये एंगल है 90 डिग्री। यहाँ से गया है एक लाइन जहाँ पे है पॉइंट पी, पॉइंट पी ए पी और पी सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ई नेट ऑन पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट पी पर, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये भी बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये 90 है तो बाकी दोनों 45 होंगे। क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अगर एक एंगल, सॉरी अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल रहने चाहिए। तो एक तो 90 है और बाकी दोनों एंगल इक्वल हैं तो 45 ही होंगे, है ना। सो 45 पढ़ा नहीं है शायद आपने ये थ्योरम, 10वीं में था। ठीक है, जो भी हो, तो देखते हैं 9वीं में एक्चुअली थ्योरम था और 10वीं में इसके कई सारे यूजेस हम लोगों ने देखे थे, जाने दो। सो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को निकालना होगा ई ऑन ए ड्यू टू पी, नहीं ई ऑन पी ड्यू टू ए एंड ई ऑन P ड्यू टू C एंड E ऑन P ड्यू टू B। सबका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा E नेट ऑन P। तो यार अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ भी 10 माइक्रो कूलम है, यहाँ भी 10 माइक्रो कूलम है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी P पे A के कारण वो इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है P पे C के कारण, बट माइनस में क्यों, क्योंकि ये भी इसको रिपल कर रहा है उस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में फोर्स है और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये है, रिपल कर रहा है। और ये भी इसको रिपल कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। एक का डायरेक्शन ऐसा, एक का डायरेक्शन ऐसा, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गए तो इसलिए माइनस। ठीक है, तो अगर इसको मैं इस साइड लेकर आऊं तो ई ऑन पी ड्यू टू ए प्लस ई ऑन पी ड्यू टू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब यार ए और सी के कारण तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं रही है पी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ किसके कारण रही है, फिर वो आ रही है सिर्फ बी के कारण। तो बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो बी के कारण पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है,
तो आप लोगों का देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और 45 डिग्री है, तो जो यहाँ पे ये लेंथ होगा ना बीपी, ये आप लोगों का इक्वल हो जाएगा 1/√2 इंटू 5 के। नहीं समझे? देखो बीपी क्या है एक्चुअल में, अगर आप लोग देखो तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है और ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा, है ना। 45 90 हो गया, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 5 है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो। तो बीपी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 5/√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, हाँ कि मीटर है? सेंटीमीटर है, बट टेक्स्ट बुक वालों ने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। ओहो हो, पाप कर दिया यार इन्होंने। ठीक है, जो भी है। सो निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या करना है, के कितना है 9 × 10⁹, क्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 × 10⁻6 अपॉन डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब 25/2, तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, और ये कितना है सेंटीमीटर मतलब 10⁻², उसका स्क्वायर होगा तो 10⁻⁴। तो ये देखो आपका आ जाएगा 9 × 2 × 10⁻10 × 10⁻6 × 10⁻+4 और नीचे आ जाएगा 25। तो ये आपका आ जाएगा देखो 18 × 10⁸ अपॉन में 25। अब इसको ऐसा लिख दो 18 × 100 × 10⁶ अपॉन 25। इसको 25 4 कर दो तो ई इक्वल टू आ जाएगा 72 × 10⁶। ठीक है, चलिए। सो यार यहाँ पे इन्होंने आंसर कुछ और ही निकाला है। नाइन × 10⁹ और यहाँ पे इन्होंने Q की वैल्यू डाली है 2 × 10⁻⁻6, 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है। बी पर तो जबकि चार्ज था वो था 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, पता नहीं क्या क्या करते रहते इन लोग, जो भी है छोड़ो। ये आप लोगों का आंसर है, न्यूटन पर कूलम आगे लगा देना वरना मेरा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते समझ में आ गया ना आप लोगों को? बढ़िया क्वेश्चन था कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि यार यहाँ पे इसके और इसके कारण कोई फील्ड नहीं आएगी, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फील्ड आएगी बट दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको नहीं लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मजेदार है और फिर उसके बाद अपने हम ट्रायंगल वगैरह वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन भी आपका कंसेप्ट क्लैरिटी में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखो कैसे। अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अबाउट अ प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.3 × 10⁻11 मीटर। इतने डिस्टेंस पे वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻19 और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन एट दिस पॉइंट। उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा प्रोटॉन के कारण, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो आप लोग सिंपली KQ/R² से निकाल दोगे, तो मुझे कैलकुलेशन वगैरह करना नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आंसर मारता हूँ। आंसर है 5.1 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। इतना ज्यादा फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है उसकी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दोनों के बीच में यहाँ पे दिया है आप लोगों को, वो दिया है -1.6 × 10⁻19 और बाकी सारी वैल्यूज करके दिया है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना ज्यादा फोर्स वो वहां पे फील कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उस डिस्टेंस पे कितना ज्यादा फोर्स फील कर रहा होगा, तो ये आप लोग कैसे निकालोगे, सोचो। तो मैंने आप लोगों को बोला कि E = होता है F/Q। तो अगर आप लोगों को F निकालना है कितना ज्यादा फोर्स वो फील कर रहा होगा, तो E × Q कर दो। अरे यही तो कूलम्स लॉ बन गया। E क्या होता है, E तो आप लोगों ने निकाल लिया है ना, बट जो भी ये आपने निकाला वो कैसे निकाला, KQ/R² से। तो KQ आ गया, Q2 आ गया। ठीक है, तो वही चीज है आप लोगों का, बट इधर से क्या होगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे और बिना कूलम्स लॉ के आपका डायरेक्टली फोर्स निकल के आ जाएगा। और अगर आप लोग कूलम्स लॉ लगा के करोगे तो भी सॉल्व होगा, और वो फोर्स आप लोगों को बता देगा कि आखिर उस पॉइंट पे कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन या उस प्रोटॉन पे दूसरे चार्ज के कारण। समझ गए मेरी बात? मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कभी भी फोर्स निकालना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्टली, F = QE। कूलम्स लॉ लगा सकते हो। अभी कुछ महारथी लोग क्या करते हैं पता है, जैसे कभी आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और चार्ज दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, चार्ज दिया और डिस्टेंस दिया, तो वो महारथी लोग क्या करते हैं, कूलम्स लॉ पहले लगाएंगे और कूलम्स लॉ लगाने के बाद सोचेंगे कि यार मुझे Q भी निकालना है, F भी निकालना है, अब क्या करूं।
तो क्लिक ही नहीं होता है उन लोगों को, तो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, जबकि सिंपल चीज थी, ई दिया था क्यू दिया था, भाई निकाल लो ई क्यू से आ गया आंसर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज का, आसानी से इससे क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में बस यहीं तक था, इसके आगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इससे पहले हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, जरा इसको सॉल्व करके बताना। ठीक है, यहाँ पे एक है +2 कूलम का चार्ज और यहाँ पे है एक -2 कूलम का चार्ज, नहीं -4 ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट P है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर और पॉइंट P जो है वो रखा गया है एकदम मिडल पे। तो आप लोगों को बताना है E नेट ऑन P। एकदम सेम क्वेश्चन दूंगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो ये भी है 2 कूलम, ये भी है पॉइंट P, मिड पॉइंट है और ये भी डिस्टेंस है 2 मीटर, एक और चार्ज यहाँ पे है, ये भी है 4 कूलम, बस माइनस कर दिया मैंने। ऐसे कर देना टीचर्स, कुछ चेंज नहीं करूंगा, सब सेम रहेगा। अरे सब कुछ सेम रहेगा यार, प्लस कर दिया। ठीक है, सब सेम है। देखो ये भी 2 मीटर है, ये भी मिड पॉइंट पे है, ये भी 2 कूलम है, ये भी 4 कूलम है, वो भी 2 कूलम है, वो भी 4 कूलम है। इतना ही चेंज है कि ये माइनस में वो प्लस में है, बस यहीं पे खेल खत्म। ठीक है, सॉल्व करो इसको और बताओ दोनों में क्या फर्क आएगा आंसर का। आंसर तो आ जाना चाहिए वैसे, क्योंकि काफी चिंदी क्वेश्चन दिया है। पॉइंट P मिड पॉइंट पे है, ई नेट ऑन P निकालना है आपको दोनों ही क्वेश्चन में। क्या करना है, ई नेट ऑन P निकालना है। सॉल्व हो जाना चाहिए यार, क्योंकि इतना तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ई नेट निकाल सको, काफी चिंदी चीजें हैं। वही लगाना है KQ/R²। अच्छा और बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके कारण जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दोनों का वेक्टर सम। अब तो हो जाना चाहिए ना, चलो कर लो अब, बाकी टेक्स्ट बुक में तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मोस्टली 2 लेक्चर्स और फिर आप लोगों का चैप्टर ओवर, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर ओवर। सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर, मजा आया। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 4 कूलम के कारण, तो जो P पे फील्ड लगेगा वो लगेगा इस तरफ। याद करो एकदम शुरू में मैंने बताया था कि अगर चार्ज माइनस में है तो उस पर फील्ड लगती है रेडियली इनवर्ट्स, भूल गए। और अगर चार्ज प्लस में है तो फील्ड लगती है रेडियली आउटवर्ड्स। मतलब दोनों के ही कारण जो फील्ड लग रही है वो सेम डायरेक्शन में लग रही है, एक ही डायरेक्शन में। तो अगर मैं एक को E1 बोलूँ, दूसरे को E2 बोलूँ, तो इनका वेक्टर सम कैसे होगा, दोनों ही पैरेलल है, तो उस केस में वेक्टर कैसे होते हैं, नंबर की तरह जुड़ जाते हैं, स्केलर की तरह जुड़ जाते हैं। तो इस बार जो ई नेट आएगा वो आएगा E1 + E2। अब E1 क्या होगा, KQ कितना है 2 कूलम, R², R कितना है 1, ये कितना आएगा KQ कितना है माइनस चार्ज, बट हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में निकालना नहीं है तो हम लोग प्लस में ही रखेंगे, है ना, क्योंकि फिर आंसर चेंज हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हो। R कितना आएगा 1, सो 2K + 4K आ गया 6K, K का वैल्यू डाल दो, 6 × 9 × 10⁹, तो आपका आंसर आ गया 5.4 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया आपका ई नेट ऑन P। समझे? अब वो क्वेश्चन कुछ लोग समझ गए होंगे कि अब की बार क्या फर्क आएगा, 2 कूलम वाला भी इस साइड लगाएगा और 4 कूलम वाला भी इस साइड लगाएगा। तो अब की बार E1 - E2 आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो गए। तो ई नेट ऑन P क्या आएगा अब की बार, ई नेट ऑन P आएगा E1 - E2। तो E1 कितना है, K × 4C - K × 2C, तो ये आपका आ जाएगा 2K। C मतलब कुछ नहीं, C मतलब कूलम्ब, ठीक है, मैंने यूनिट लिख दी है तो इसको ज़्यादा दिल पे मत लेना। मतलब ये आएगा 2 × 9 × 10⁹, मतलब ये आएगा 1.8 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो आई होप आप लोगों का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ लोग बोल रहे KQ/R² में R कहाँ चला गया, भाई पॉइंट P मिड पॉइंट पे था, तो R कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 1 हो जाएगा, यहाँ से भी 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वो गायब कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, भाई सारे क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे। अभी एक स्क्वायर दे दूंगा, है ना, स्क्वायर में पूछ लूंगा उस पॉइंट पर बताओ, तो समझ सकते हो आप लोग, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं, और आंसर भी जो है वो फोर्स की तरह जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा। पॉइंट बी पर सपोज एक +Q चार्ज रखा है, यहाँ पे सपोज एक -Q चार्ज रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी डिस्टेंसेज ए हैं, सारे एंगल 60 डिग्री हैं, ठीक है, और ये भी आप लोगों का 60 डिग्री है। आपसे पूछा है ई नेट ऑन ए पर कोई चार्ज नहीं रखा है, तो ये देखो ये माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, रेडियली इनवर्ट करेगा, तो ये फील्ड ऐसे लगेगी। ये प्लस चार्ज है तो इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, तो दोनों का ये देखो ऐसा बन रहा है, ये पॉइंट ए है, तो ये किसके कारण है, ई ऑन ए ड्यू टू बी है, और ये ई ऑन ए ड्यू टू सी है,
तो इन दोनों के बीच का एंगल देखो कितना आ रहा है, ये 60 है, पूरा 180 होता है, तो ये एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। तो आपका जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा, ई नेट आएगा रूट ई ड्यू टू ए बी का स्क्वायर, ई ऑन ए ड्यू टू सी का स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 60 120। अच्छा आप लोग पूछ रहे हो कि ई स्क्वायर कैसे लिख दिया, क्योंकि भाई देखो दोनों ही चार्जेस क्यों हैं, वैल्यू तो सेम है ना, दोनों का आंसर कितना है 1 और 1 ही है, चार्ज कितना है दोनों पे 1 और 1 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक का सेम आने वाला है, के क्यू बाय ए स्क्वायर ही आने वाला है, तो इसलिए मैंने सबको ई ले लिया। अब cos 120 आप जानते हो -1/2 होता है, तो ये हो गया 2e स्क्वायर, ये हो गया 2e स्क्वायर इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट में ई स्क्वायर, रूट हटेगा तो ये आ जाएगा ई, और ई कितना है के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट ए पर वो इतनी ही आएगी। अच्छा अब इसी में मैं आपको एक स्क्वायर दे दूं, मैं बोलूँ यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो क्यू चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड जाएगी फील्ड, इसके कारण रेडियली आउटवर्ड जाएगी फील्ड, तो इसके कारण जो ई नेट आएगा वो इधर पे आएगा, समझ रहे हो। इसके कारण देखो ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, समझ लो इसको। पॉइंट बी के कारण जो फील्ड लगेगी वो इस साइड लगेगी, प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, इतना तो समझ गए हो ना। डी के कारण जो फील्ड लगेगी वो भी रेडियली आउटवर्ड प्लस चार्ज है, तो इसके कारण जो ई नेट है वो यहाँ पे आएगा, है ना। अभी सपोज सबकी साइड्स कितनी है, ए है, तो ये कितना है 90 डिग्री पर है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट आ जाएगा के क्यू बाय स्क्वायर के क्यू बाय स्क्वायर, तो वो √2, तो देखो दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है, ये E1 ले लो ये E2 ले लो, दोनों ही E रहने वाला है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा √2e, है ना। E ऑन A ड्यू टू B प्लस E ऑन A ड्यू टू D इक्वल टू आ गया √2e। अच्छा अब C के कारण क्या होगा, C वाला माइनस चार्ज है, तो इसके कारण रेडियली इनवर्ड आएगी फील्ड, रेडियली इनवर्ड आएगी, तो इसके लिए देखो ये वाला जो रिजल्टेंट है, ये जो ई नेट है उसके अपोजिट हो गया ये वाला वेक्टर, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे। अब तक आंसर क्या आता था √2 + 1/2 इंटू एफ, अब की बार आंसर क्या आएगा √2 इंटू -1/2, √2 -1/2, माइनस क्यू, क्योंकि अब की बार ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। अगर मैं इसको प्लस क्यू कर दूं तो ये भी देखो उसी लाइन पे आ जाएगा जिस लाइन पर ई नेट है, तो अब की बार ऐड हो जाएगा, बट क्योंकि ये माइनस चार्ज है तो इसका फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड लग रहा है, तो ई नेट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो अब की बार जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा √2 - 1/2 इंटू ई। कैसे आएगा वो आप लोग एक बार खुद से करके देख लेना। आप तो जानते हो ना ये कितना आएगा, ये देखो डायगोनल की लेंथ आएगी √2 इंटू ए, √2a का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, मतलब √2a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर नीचे है तो 1/2 हो गया, उसमें से 1/2 मैंने कॉमन लिया, ये √2 ही था तो मैंने √2 कॉमन लिया, तो √2 - 1/2 बचा और बाहर ही आ गया, है ना। सॉल्व करके देख लो। चलो E ऑन A ड्यू टू C निकाल लेते, तो ये आएगा के क्यू बाय ए स्क्वायर मतलब √2a का स्क्वायर, तो ये आएगा के क्यू बाय 2a स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2, के क्यू बाय ए स्क्वायर क्या है E है, तो 1/2 ही हो गया, और ये √2 ही था, क्योंकि वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा E रिजल्टेंट, रेस मतलब रिजल्टेंट, वो आएगा √2 - 1/2, और E ले लिया मैंने कॉमन, दैट्स इट। समझ गए ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप लोगों ने फोर्स में इक्विलिब्रियम वाला केस देखा था वैसे ही इसमें भी होता है, फॉर्मूला इसमें भी सेम है, तो मैं आपको खटाखट क्वेश्चन करा के फॉर्मूला बता देता हूँ। चलिए सो वाला केस देख लेते हैं हम लोग। तो यार क्वेश्चन कुछ नहीं है, वैसा ही है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन। सपोज यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक +4q चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक -4q चार्ज है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि किस जगह पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, किस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, कितने डिस्टेंस पे, है ना। सपोज ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस भी L है, तो आपसे पूछेगा कि कितने पॉइंट, कौन से पॉइंट पर यहाँ से L से लेके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी अपनी बना रहे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 0 तो होगा ही, ठीक है। सो वेयर ई नेट इज 0, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस जगह पर ई नेट 0 होगा, वेयर ई नेट इज 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों देखो पॉजिटिव चार्जेस हैं, लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको बताया था कि कहीं बीच में अगर एक चार्ज रखो तो नेट फोर्स 0 होता है, तो अब की बार कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे या तो इस पॉइंट पे कहीं पर 0 होगा या तो इस पॉइंट पे कहीं पे 0 होगा, है ना।
सॉल्व करके देख लेते हैं यार। E इक्वल टू होता है के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ई नेट 0 है तो इसका मतलब जो E1 है वो E2 के इक्वल होगा उस पॉइंट पे। उस पॉइंट पे जो E1 होगा वो E2 के इक्वल होगा, तभी तो 0 है। तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस है यहाँ से x, तो यहाँ से वो डिस्टेंस हो गई L माइनस एक्स। ठीक है, सो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 4Q बाय L माइनस एक्स स्क्वायर। के क्यू सब कट गया, सो L माइनस एक्स अपॉन एक्स आ गया प्लस माइनस 2, तो L माइनस एक्स आ गया देखो 2x, या तो L माइनस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 2x, तो L इक्वल टू आ गया 3x, तो x इक्वल टू आ गया L बाय 3। और ये तो आप लोगों का इनवैलिड होगा आगे चल के, आप लोग जानते हो। तो L बाय 3 डिस्टेंस पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ से डिस्टेंस की बात करें तो 2L बाय 3 पर, यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो L बाय 3 पर। लाजमी भी है क्योंकि ये चार्ज बड़ा है तो इससे डिस्टेंस ऑब्वियसली यहाँ पे कम रहनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 9 क्यू रखते तो वो आंसर L बाय 4 आता, यहाँ पे आप 16 क्यू रखते तो वो आंसर L बाय 5 आता। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। तो L बाय 3 डिस्टेंस पर यहाँ से क्या होगा, ई नेट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इसका वही शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है इस चीज को कैलकुलेट करने का, सेम फॉर्मूला है, रूट Q1 अपॉन रूट Q2 प्लस रूट Q1 इंटू L। ठीक है, वेयर ई नेट इज 0। अगर आपको पूछ ले तो सेम फॉर्मूला लगा देना, जहां पे Q1 वो रखना जो स्मॉलर चार्ज हो। चेक कर लो चाहिए तो स्मॉलर चार्ज यहाँ पे 1 कूलम्ब का है, तो 1 अपॉन बड़ा चार्ज कितना है 4, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 1 अपॉन 3L मतलब L बाय 3। ठीक है, तो ये शॉर्टकट भी आप लोग यूज कर सकते हो, यही करना है एक्चुअल में आप लोगों को एंट्रेंस लेवल पे। यहाँ पे पूछा है ई नेट कहाँ पे 0 होगा, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे 0 होगा या तो यहाँ पे 0 होगा। और इसके लिए जो शॉर्टकट है, इसके लिए जो शॉर्टकट है वो भी लास्ट वाले जैसा ही है, रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू L। ठीक है, जहां पे Q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज, x इक्वल टू दिस मच। चलो जनरली कैलकुलेट करें तो ई नेट यहाँ पे 0 है, ई नेट यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब E1 मस्ट बी इक्वल टू E2 है, तो इसका मतलब के क्यू बाय एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के क्यू इंटू 4 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। देखो यहाँ पे कहीं x डिस्टेंस पर 0 होगा तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है x, माइनस 4Q चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी L प्लस x, है ना। ये किसी पॉइंट पर 0 होगा तो इससे डिस्टेंस होगी L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू सब कट गया तो L प्लस एक्स अपॉन एक्स आ गया, देखो प्लस माइनस 2। समझ रहे हो ना, तेज तो नहीं जा रहा हूँ मैं, पिछले लेक्चर वाला ये सब। L प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ गया तो ये हुआ L प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। रूट लिया तो L प्लस एक्स अपॉन एक्स बचा, यहाँ पे था 4 का रूट लिया तो प्लस माइनस 2, तो L प्लस एक्स इक्वल टू आ गया 2x, या तो L प्लस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 2x। तो इसका मतलब L या तो x के इक्वल है, x या तो L के इक्वल है, या तो x इक्वल टू माइनस L बाय 3 है, जो कि गलत है। तो आप लोगों का यहाँ पे ये वाला ट्रू हो गया, x इक्वल टू L। शॉर्टकट में डाल लो चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 1 अपॉन रूट 4 माइनस रूट 1, मतलब 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन 1 ही आ जाएगा, मतलब L ही आ जाएगा। तो यहाँ से L डिस्टेंस दूर रख दोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पर वो 0 हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई भी चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं करेगा, ई नेट वहाँ पे 0 होगा। समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दोगे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, कुछ भी उस पर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पूरा का पूरा फोर्स के ही सिमिलर था, बस डिफरेंट क्या था, इतना ही डिफरेंस था कि उसमें 2 क्यू आते थे, इसमें 1 ही क्यू आता है, 1 ही चार्ज आता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आगे बढ़ते हैं और 20 मिनट का एक छोटा सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। छोटा है बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑफ -8 × 10⁸ कूलम्ब। तो यहाँ पे Q आपको दिया है 8 × 10⁸ कूलम्ब और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, R आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करोगे और करोगे कमेंट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोर्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। कोई भी 6 कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आपको 3 मार्क का आ सकता है, और एंट्रेंस लेवल पे आप लोगों के इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसकी जानकारी मैं आपको लेक्चर के बीच में जरूर दूंगा। तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले इस चीज़ को बताया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के। इसको इसलिए उन्होंने बताया था ताकि हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को।
मतलब उन्होंने बोला यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, बट इसको अगर हमें इसको विजुअलाइज करना है ना, तो हम मान लेते हैं यार कि यहाँ पे सपोज कोई चार्ज है प्लस क्यू, और प्लस क्यू चार्ज से हमें पता है कि जो लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। तो माइकल फैराडे ने पहले क्या किया कि छोटी छोटी लाइंस बनाई यहाँ पे, ठीक है, छोटी छोटी लाइंस बनाई और बोला ये जो एरो है ना, इसका जो हेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें डायरेक्शन, और इसका जो लेंथ है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। छोटी छोटी एरोज उन्होंने बनाई हर एक पॉइंट के लिए। एक पॉइंट पर जितना ज़्यादा मैग्नेटिक एक पॉइंट पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी उतना बड़ा एरो बनाते थे और उसकी डायरेक्शन उस तरफ कर देते थे जिस तरफ होता था, है ना। इस तरीके से देखो, इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो मैं इस एरो को उठाऊंगा, इस एरो का मैग्नीट्यूड देखूंगा, मतलब लेंथ देखूंगा, जितना इसका लेंथ होगा उतना उसका मैग्नीट्यूड होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसका डायरेक्शन उस तरफ है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पहले छोटे मोटे एरोज बनाए और फिर इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, किन्होंने, माइकल फैराडे ने, ठीक है। बट बाद में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यार छोटे छोटे एरोज से अच्छा है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। उन्होंने क्या चेंजेस लाए, उन्होंने बोला कि हम लोग छोटे छोटे एरोज ना बना के इस तरीके से बड़े बड़े एरोज बना देते हैं। तो सूरज चाचू नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो डायरेक्शन तो अभी भी ठीक है क्योंकि छोटी छोटी एरोज थी उनका भी डायरेक्शन यही था, बड़ी बड़ी एरोज है उनका भी डायरेक्शन यही है। दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि हमें अब मैग्नीट्यूड नहीं पता चलेगा, क्योंकि पहले एक पॉइंट पर जितना मैग्नीट्यूड पता करना रहता था हम देख लेते थे एरो का लेंथ कितना और हमें पता चल जाता था मैग्नीट्यूड कितना है ना। बट अभी क्या करें, अभी उन्होंने बोला हम देखेंगे इसका डेंसिटी, किसका, इन लाइन्स का डेंसिटी। ये देखो यहाँ पे ये लाइन्स क्लोजर है, ये लाइन्स यहाँ पे क्लोजर है ना, बहुत पास पास है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा है। और ये बात हम समझ भी सकते हैं कैसे, इक्वल्स टू होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर जितना कम होगा उतना ज्यादा ई होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ना आर बहुत कम है, आर बहुत कम है तो इसका मतलब ई बहुत ज्यादा है। तो ई को मतलब ई का जो मैग्नीट्यूड था वो आगे चल के उन्होंने कैसे पता करना शुरू किया, आगे चल के उन्होंने जो ई का मैग्नीट्यूड था वो पता किया बाय डेंसिटी। कैसे, बाय डेंसिटी, मतलब जितना ज्यादा लाइन्स क्लोजर है, जितना ज्यादा लाइन्स क्लोज हैं उतना ही ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है। देखो ना यहाँ पे कितना ज्यादा क्लोज है, यहाँ पे देखो जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब वैसे वैसे इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है वो होता है रेडियली आउटवर्ड। क्या ये लाइन सच में होते हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम इमेजिनरी है। ऐसा सोचना भी मत कि जो लाइन्स होते हैं वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, वरना लेकर आओगे घर से एक चार्ज, ये मैंने रखा इलेक्ट्रॉन, कहाँ है यार, लाइन वाइन तो दिख ही नहीं रहा है, झूठ बोल रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइन्स सच में नहीं होते हैं। तो तुम्हें भूत आके बता के गया कि डायरेक्शन इसी तरफ है, नहीं, हमें बताया भूत ने नहीं, टेस्ट चार्ज ने बताया। हमने क्या किया, हमने टेस्ट चार्ज रख दिया और यहाँ पे उस चार्ज को रखा हुआ है, ये टेस्ट चार्ज इस तरफ मूव करने लगा, हमें पता चल गया इस तरफ वो लाइन है। तुमसे कोई बोले कि ये लो चार्ज और इसकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, कैसे बनाओगे, तुम टेस्ट चार्ज को रखोगे, टेस्ट चार्ज जिस तरफ मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा तुम उसी तरफ क्या बना दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मजा आया, विजुअलाइज हुआ, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज हमेशा रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देता है, मतलब उसका जो फील्ड होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है। वहीं पे जो माइनस क्यू चार्ज होता है इसका जो फील्ड होता है वो हमेशा रेडियली इनवर्ड होता है। कैसा होता है, रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज हमेशा कैसा होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। अब यहाँ पे भी आप लोग वही चीज देख सकते हो कि पास पास में, यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइंस कितना पास पास में है, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी ज्यादा है। और अगर दूर में हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है क्योंकि लाइंस दूर दूर है। तो इसीलिए हम लोगों ने आगे चल के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डेंसिटी से देखना शुरू किया, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों को पता चल गया, कैसे पता चलता है, ऐसा वैसा सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना दूं या ऐसे बना दूं तो इसका मतलब क्या है। चलो, सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ ऐसी बनाई, तो यार यहाँ पे तो डायरेक्शन दिख ही नहीं रहा है, ना तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है ना तो हमें पता चल रहा है। तो डायरेक्शन ऐसे केस में हम लोग कैसे देखते हैं, ऐसे केस में हम बनाते हैं इस कर्व पे टेंजेंट, इस कर्व पे हम बनाएंगे टेंजेंट। ये देखो टेंजेंट ऐसा आया, ये टेंजेंट ऐसा आया ना, यही है इसका डायरेक्शन। ये देखो ये टेंजेंट ऐसा आया ना, यही है इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम लोग कर्व पे कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना के। अगर वो
कर्व में दी हुई है हम लोगों को, तो हम उस पर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट और वही होगा हमारा डायरेक्शन। ठीक है, यहीं पे दिया है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। जैसे आप लोगों को नीचे एक फिगर 10.12 दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई है ऐसी, है ना। तो वही उसने बोला है डेंसिटी, डेंसिटी देखो यहाँ पे हाई है तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, बहुत कम नहीं है बट कम है। ठीक है, तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कहानी। क्या ये सच में होती है? बिल्कुल नहीं। क्या ये प्लस क्यू का रेडियली आउटवर्ड होता है, माइनस क्यू का रेडियली इनवर्ड होता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में दी हुई हैं, उनको हम लोग अब खटाखट समझते हैं और उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चंस आगे चल के मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के क्वेश्चंस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज्यादा आईएमपी हैं, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, चलिए, तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करके रखने हैं और प्लस सारे के सारे आपको समझ के रखने हैं। याद करना बहुत आसान है, आप हिंदी में समझ के रखो, इंग्लिश में लिख के आओ, मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये कोई लॉ नहीं है, ये आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश इधर उधर रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है, वो बोलता है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम द लाइंस ऑफ अ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम a positively charged object and terminate to a नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पे खत्म होंगी। याद रखना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 कैसे भी आए बट एंड यहीं पे होगी। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो वो गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ओरिजिनेट हुई तो उसको टर्मिनेट होना ही है नेगेटिव पे, वो वैक्यूम में स्पेस में कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो सकती है। मतलब आपने इसको यहाँ से शुरू किया और वो आगे चली गई, गलत है, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गलत है, क्योंकि अगर वो यहाँ से शुरू हुआ तो यहीं पे टर्मिनेट होगा ऐसा। ठीक है, ये करेक्ट है, समझ में आया? तो इसका ध्यान में रखना, टर्मिनेट होती है नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे और ओरिजिनेट होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से। या तो इसको सिर्फ चार्ज लिखते तो ज्यादा बेटर रहता, बट टेक्स्ट बुक वाले हैं, क्या कर सकते हैं, आप चार्ज लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, शुरू होंगी हमेशा पॉजिटिव से, एंड होंगी हमेशा नेगेटिव से। समझ आ गया? द लाइन ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। द लाइन ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर, मीट ईच अदर। क्यों? ना तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ना ही एक दूसरे से मिलेंगी। कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी दिख जाए, समझ जाओ गलत है। क्यों? क्योंकि अगर देखो ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लाइन, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब इस पॉइंट पे देखो इसके दो दो टेंजेंट है, एक इस साइड एक इस साइड। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है, एक ही डायरेक्शन तो पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये दोनों कभी मिल नहीं सकती, वरना क्या हो जाएगा, दो दो डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग सिर्फ यहां तक लिखेंगे तो भी करेक्टर राइट है। बाकी आप चाहें तो इसके आगे का रीजन लिख सकते हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, एज इट विल मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होता है, बट अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो उन्हें लगेगा एक पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन है। तो यार इसका ध्यान रखना कि कभी भी आप लोगों को अगर ऐसा दे दे, ठीक है, कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो समझ जाना वहीं पे कि वो गलत है। ठीक है, चलिए, और क्या था यहाँ पे, एज इट विल मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना, वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये चीज तो समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जो लाइंस होती है वो हमेशा रिप्रेजेंट किसको करती हैं? इंटेंसिटी को, ई की इंटेंसिटी को।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाले ही हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो तीसरा पॉइंट, द लाइन ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। द लाइन्स ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली, मतलब एक कंडक्टर के सरफेस से या तो वो लीव होंगी या तो टर्मिनेट होंगी, मतलब या तो वो वहां से जाएंगी या तो वो वहां पे आएंगी। अगर कोई कंडक्टर सपोज यहाँ पे है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी। ये भी ध्यान में रखना, हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं, और अगर आती भी हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर आती हैं, ठीक है। टर्मिनेट हो या लीव हो वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर पे, ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। लीव और टर्मिनेट एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया बट ध्यान में रखना, किसी भी कंडक्टर से अगर लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओरिजिनेट होंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो कंडक्टर से पास नहीं होती है, वो कंडक्टर से पास नहीं होती है, वो कंडक्टर के सरफेस पर ही रह जाती है, यही है इसका मतलब, ठीक है। अगले 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 पॉइंट में वही बोला है, क्या बोला है, द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू conductor, that is electric field is inside a conductor is always zero, ठीक है, that is the electric field inside a conductor is always zero, मतलब एक कंडक्टर के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, जीरो होगी। बट ध्यान में रखो कंडक्टर में जीरो होगी और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा इंसुलेटर से पास होंगी। इंसुलेटर से तो पास होंगी बट कंडक्टर से पास नहीं होंगी। कंडक्टर्स में कितनी होंगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में कितनी होंगी, जीरो, ठीक है। चलिए अगले में बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस of force per unit area of the surface held perpendicular to the field। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ E, समझ गए ना, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस of force per unit area on the surface held perpendicular to the field, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना ज्यादा ताकतवर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, कितनी ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स हैं वहां पे, उसको डिवाइड कर दो एरिया से, आप लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस चीज को इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप और अच्छे से समझोगे, ठीक है। चलिए सो ये आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। चलो एक बार देख लेते हैं दोबारा से। लाइन हमेशा ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से, टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे। लाइन ऑफ फोर्स कभी भी मिलती नहीं है। लाइन ऑफ फोर्स के कंडक्टर पे हमेशा सरफेस से टर्मिनेट होंगी या तो ओरिजिनेट होंगी, वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्सेस कभी कंडक्टर से पास नहीं होती, तो कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट यस वो इंसुलेटर से पास होती है तो उसमें जीरो नहीं होती है। मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो प्रोपोर्शनल होता है E/A के, सॉरी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया के। अच्छा यहाँ पे जो आप लोगों का नंबर ऑफ लाइंस होती है ना, अच्छा चलो आगे बताऊंगा ये चीज मैं आप लोगों को, ठीक है, वो इसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, समझो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या, कोई चीज कितनी ज्यादा इंटेंस है, और ये चीज कैसे हमें पता चलती है, छोटे से एरिया में ज्यादा प्रभाव, मतलब वो ज्यादा इंटेंसिटी है वहां पे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बड़ा सा एरिया है और बड़े से एरिया में जो फायर है वो मतलब थोड़ी सी वहां पे गर्मी ज्यादा है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है बहुत बड़े से एरिया में, तो आप लोगों को उतना ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक छोटे से एरिया में जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है, तो आप लोग इंटेंस फील करोगे, ठीक है। तो बैड एग्जांपल नहीं समझा होगा ज्यादा अच्छे से, देखो अच्छे से समझाता हूँ। सपोज मैं आप लोगों को बड़ी सी चॉकलेट पे बहुत सारा चॉकलेट ऊपर से मतलब लिक्विड फॉर्म में ऊपर से मैं चॉकलेट डाल के दूँ, तो आप लोगों को चलो ठीक ठाक लगेगा क्योंकि बड़ी चॉकलेट थी। बट मैं एक छोटी सी चॉकलेट में
पूरा का पूरा चॉकलेट डाल के आप लोगों को दूं तो वो इंटेंस लगेगा, है ना। तो एरिया पर भी वो डिपेंड करता है, इसलिए देखो एरिया नीचे होता है। नंबर ऑफ लाइंस को चलो अगर मैं n मानता हूँ, n होता नहीं है बट मैं मान लेता हूँ कि वो n होता है, एक्चुअल में 5 होता है, ठीक है 5 होता है ये एक्चुअल में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे है a। इसको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो एरिया यार जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कम इंटेंसिटी होगी। समझ रहे हो, ज़्यादा से चावल दे दूँ थोड़ी सी दाल दूँ मज़ा नहीं आएगा, और कम चावल दूँ ज़्यादा दाल दे दूँ तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो छोड़िए एग्जाम्पल्स फालतू हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बाकी के पॉइंट्स देखते हैं। चलिए 6th पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन where इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज। मतलब जहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी वहां पे जो लाइंस होंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया डेंसिटी के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। 7वीं चीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर वेयर इंटेंसिटी इज वेरी स्मॉल। इसी का देखो वाइस वर्सा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर separated, widely separated from each other in a region where electric intensity is small. The line of force of an uniform electric field are parallel to each other and are equally spaced. यार यहाँ पे मतलब ये है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बना के दिखाई भी थी, ऐसा होगा। देखो सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, और सबका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, और सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो वही चीज़ 8वां पॉइंट कहना चाहता है। 7वें पॉइंट का क्या कहना था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत दूर दूर हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये देखो इनके बीच की डिस्टेंस इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा है, तो मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ही कम है, ठीक है। बाकी 6ठे पॉइंट का मतलब ये पॉइंट हो गया, ये वाले पॉइंट पर देखो डिस्टेंस बहुत कम है, तो मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर लग जा रही, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गए 8 पॉइंट्स। अब हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आखिर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती है वो किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सी गलत है कौन सी सही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एनसीईआरटी में इसके कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैं एक करा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज आज टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो देखो क्वेश्चन में बोला एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो अपर पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो लोअर पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। सो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ए बी सी डी में से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। ध्यान से देखो और बताओ, जितना भी करेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को बताया है सारे करेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करो और बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ए बी सी या डी, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम लोग एक एक करके एनालाइज करते हैं। ए को अगर हम लोग एनालाइज करें तो यार ओरिजिनेट होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज से देखो ओरिजिनेट हो रहा है, और टर्मिनेट होना चाहिए नेगेटिव चार्ज पे, टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। बट इसमें गलत क्या है,
एक ही चीज इसमें गलत है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली फील्ड लाइन से ये देखो आगे जा रही है, बट मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहीं पे आके ये नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होना चाहिए, स्पेस में कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये स्पेस में टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। सही कौन सा है वो पहचानना है। बी वाले में देखो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट नेगेटिव पे टर्मिनेट, सही तो है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट नेगेटिव पे टर्मिनेट, यहाँ से ओरिजिनेट टर्मिनेट, है ना, ऊपर से ओरिजिनेट हुआ फिर वहां से ऐसा पास करके नीचे से देखो टर्मिनेट हुआ, ऊपर से ओरिजिनेट नीचे से टर्मिनेट, है ना, ऐसे ऐसे पूरा साइकिल चल रहा है। ठीक है, वो पीछे साइड है तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। ओके, बट एक ही चीज इसमें गलत है कि चार्जेस बहुत ज्यादा है, लाइंस बहुत कम है। ठीक है, तो ये भी गलत है। सी में देखो जितने चार्जेस हैं उतनी तरीके से हैं और अच्छे से लोग ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब सी वाला राइट है। और डी वाले की बात करो तो डी में भी क्या गलती है आपको पता ही है, ओरिजिनेट हो रहा है बट टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है नेगेटिव पे आके, तो डी वाला भी गलत है, सिर्फ सी वाला सही है। तो इसकी और प्रैक्टिस चाहिए तो एनसीईआरटी का एक बार एक्सरसाइज कर लो, उसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं था, ये एक्चुअली था 2015 जेईई मेंस का। ठीक है, जेईई मेंस का ये क्वेश्चन था जो आप लोगों को 2015 में मिलेगा। चलिए, सो इसी के साथ लेक्चर को स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स।